तो ईरान कोई ऐरा गैरा देश कभी से नहीं रहा। समय बीता, बाद में ईरान में एक शाह थे, रजा शाह पहलवी। 1979 में रजा शाह पहलवी का तख्ता पलट गया और वहां एक धार्मिक शासन आ गया। और संयोग से जो धार्मिक शासन आया, अयातुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में, वो अयातुल्लाह खुमैनी के पूर्वज ही बाराबंकी उत्तर प्रदेश से वहां जाके बस गए थे। और तब से ईरान 79 से एक रिलीजियस रूलिंग के अंडर ही चल रहा था। धार्मिक प्रतिबंध बहुत कड़े थे। 88 रिलीजियस स्कॉलर्स के हाथों में ही सारी सभ्यता जो है वहां सत्ता थी। उन परिस्थितियों में ईरान रसिया के करीब था। आप जरा ध्यान से देखेंगे, ये ईरान है और ये पूरा रशिया है ऊपर। रशिया और ईरान एक दूसरे की आवश्यकता बन चुके हैं। रशिया ईरान का ही प्रयोग करते हुए, रशिया है देखिए कैस्पियन सी ईरान से होते हुए हिंद महासागर तक पहुंचता है। भारत ने भी कोशिश की थी कि चाबहार का पोर्ट विकसित कर ले, ईरान से अफगानिस्तान होते हुए सेंट्रल एशिया और रशिया तक पहुंचे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अमेरिका हमेशा से, और अमेरिका में कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बन जाए, वो ट्रंप हो, जो बाइडेन हो, सब एक ही होते हैं। बस 19-20 का अंतर इनमें होता। तो ईरान को ये लोग एक निशाना हमेशा बनाए रखते हैं। ये तो बहाना होता है कि वहां तानाशाही चल रही है। पाकिस्तान में 4 बार सैनिक तानाशाही रही, चारों बार अमेरिका ने जबरदस्त सपोर्ट उसका किया है। इनको लोकतंत्र या तानाशाही से मतलब नहीं है। सद्दाम हुसैन भी तानाशाही थे, लेकिन जब तक वो यूएसए के साथ थे तब तक यूएसए को बहुत प्रिय थे। 8 साल लड़ाया यूएसए ने सद्दाम हुसैन को इसी ईरान के खिलाफ, लेकिन जैसे वो यूएसए के खिलाफ गए तानाशाह हो गए। तो यूएसए की कोई डेफिनेशन नहीं होती, यूएसए की कोई मॉरल्स नहीं है, यूएसए की कोई वैल्यू नहीं होती। उसकी सिर्फ एक बस वरीयता है, उसके लिए अपना आर्थिक लाभ, उससे बढ़कर कुछ नहीं। आप अगर उसको आर्थिक लाभ दें और आप बोल दें कि आपके यहाँ से हम 4 जहाज खरीदेंगे, तो तुरंत कह देगा कि आप भारत के सबसे महान आदमी हो। आपको देख के लगता है ऐसे सूरज उग रहा। और अगर अगले दिन आप मना कर देंगे कि नहीं 2 विमान कम कर दिए हैं, अब आपको देख के लग रहा है ऐसे सूरज डूब रहा है। उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो सिर्फ पैसे को चाहता है और कुछ नहीं। तो ईरान को आपको लगेगा कि वहां तानाशाही है, तमाम लोग मिल जाएंगे। भारत में कुछ मूर्ख टाइप के लोग, वो दोनों पक्ष हैं, राइट हैंड में भी हैं, लेफ्ट हैंड में भी। उनके पास कोई एक तो अध्ययन नहीं होता है, वो मूर्ख होते हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। और ये दोनों पक्ष मैंने आपसे पहले कहा। तो कुछ लोगों को ईरान बहुत अच्छा लगेगा, मूर्खों की एक जमात वो भी है। कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा। हमको भारत के संदर्भ में उसको देखना है। अमेरिका को यह दिक्कत नहीं है कि वहां तानाशाही है। तानाशाही दुनिया के बहुत देशों, अफ्रीका के लगभग हर देश में तानाशाही है। अमेरिका ने किसी न किसी तानाशाह को पकड़ रखा है, उसी की सहायता से वहां का पूरा मिनरल्स अपने यहां मंगवाता है। उसको वहां तानाशाही से दिक्कत नहीं। ये परमाणु कार्यक्रम अपना चला रहा है, एटम बम न बना ले, अब ये बहाना ट्रंप ने करना शुरू किया है। एटम बम तो पाकिस्तान भी बना चुका है, और पाकिस्तान भी कोई जिम्मेदार देश नहीं है। उत्तर कोरिया ने बाकायदा एटम बम बना रखा है। उत्तर कोरिया से थोड़ा उलझता कम है। आपको लगेगा कि सर क्या कर लेगा उत्तर कोरिया, अगर एक भी एटम बम सफलतापूर्वक गिरा दिया उसने अमेरिका पे, ये सच है कि अगले दिन राख बन जाएगा पूरा उत्तर कोरिया। अगले दिन क्या, अगले घंटे। लेकिन 10-20 लाख लोग तो मर ही जाएंगे अमेरिका में, इतना बहुत बड़ा नुकसान होगा। उस राष्ट्रपति को अमेरिका वाले कभी माफ नहीं करेंगे जो इतने लाख लोगों की जान खतरे में डाल देगा। इसीलिए उत्तर कोरिया से लोग उलझते थोड़ा कम, ये मान लेते हैं कि ये मधुमक्खी का छत्ता, इसमें हाथ नहीं डालना। अब एटम बम बनाने के पहले ही इस पर जो है अटैक कर देना है और यहाँ कब्जा कर लेना है। वहां के शासन से ढेर सारे लोग असंतुष्ट हैं, उन्हीं में से किसी को सत्ता दे देनी है और अपने मन से इसको चलवाना है। रशिया फिर पूरी तरीके से घिर जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखेंगे तो एक एक करके यूरोप को के देशों से होते हुए, टर्की, इराक से होते हुए, पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए पूरा घेर चुका है यूएसए रशिया को। ईरान भी निकल गया तो रशिया के लिए और दिक्कत आएगी। तो आपको एक चीज मन में आएगी कि रशिया कुछ कर क्यों नहीं रहा है।
फिर बयान क्यों दे रहा है? ऐसा नहीं होता है कि लोग चुपचाप करते रहते हैं। ये जी न्यूज नहीं है कि बताते रहेंगे, पुतिन बुलाएंगे कि आज आपको ये खबर चलवानी है। आपने देखा होगा ऐसी ऐसी हास्यास्पद खबरें ये न्यूज चैनल चलाते हैं, कोई देखता उगता तो नहीं है। हाँ, एक आधी झलक पर्याप्त होती है, एक साल फिर न देखने का कारण बन जाता कि एक साल अब इनमें से किसी को नहीं देखना है। तो ऐसी स्थिति में अब जो कुछ हो रहा है कि रसिया क्या चुप क्यों बैठा है, चाइना चुप क्यों बैठा, कोई चुप नहीं बैठा है। जो होने वाला है वो वियतनाम युद्ध की तरफ अमेरिका को ले जाने का संकेत। ऐसे ही एक देश है वियतनाम, ये ध्यान से आप देखिए, यह एस शेप का है। अमेरिका 1954 में यहां उलझ गया, खुद सीधे नहीं लड़े थे रसिया और चाइना अमेरिका से, ढेर सारा वेपन वियतनाम में हो ची मिन्ह को उन्होंने दे दिया, ढेर सारे कमांडर स्ट्रेटजी सब दे दी, कहा इसको उतर जाने दो। 5 लाख सैनिक लेके अमेरिका उतर गया और चारों तरफ से घेर घेर कर वियतनामियों ने 58,000 अमेरिकियों का वहां कत्ल किया था। 58,000। अमेरिका को इतनी बड़ी क्षति दुनिया में कहीं नहीं हुई। अभी फिलहाल जो युद्ध इस दशा में है, एयरक्राफ्ट का प्रयोग इसको कर लेने दो, आप अपने हथियार सुरक्षित रखो। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब थोड़ा सा इस तरफ लगेगा कि बहुत ज्यादा हथियारों का प्रयोग कर लिया, उतनी कोई क्षति हम नहीं कर पाए। ईरान की सत्ता निकोलस मादुरो वाली सत्ता नहीं, उसको देखिए चूहे की तरह उठा के लेके चले गए, उसके देश से कहीं आवाज नहीं आई, 10 लोग किसी चौराहे पे नहीं खड़े हुए। यहां अगर सत्ता विरोधी लोग हैं ईरान के में, तो सत्ता के समर्थक लोग भी हैं जो पूरी तरीके से डटकर खड़े। वहां सेना है तो सेना के पैरेलल एक रेवोल्यूशनरी गार्ड नाम की सेना भी है जो पूरी तरीके से वहां के, उसको बोलते हैं सुप्रीम रिलीजियस लीडर, सर्वोच्च धार्मिक नेता जिनकी अभी हत्या हुई है, खामनेई, उनके साथ खड़े रहते हैं। अभी उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना गया है। तो अब ये सब जानते हैं, रसिया भी जानता है, चाइना भी जानता है, ईरान भी जानता है। हवाई बमबारी ये लोग चाहे जितनी कर लें, थल सेना का प्रयोग नहीं करेंगे। वियतनाम वाले युद्ध से सबक ले चुके हैं। क्यों? हमारी जियोग्राफी, हमारी बहुत बड़ी सेना है। इस तरह पूरा ध्यान से देखेंगे। अब यही प्रश्न बनने वाले हैं, ये प्री वाले बच्चों के लिए। ये देखिए जरा, जागरोस का वो प्रसिद्ध पहाड़ है, कहां से इसको पार करके अंदर आ पाएंगे? इस तरफ ध्यान से देखेंगे तो एल्बोर्ज का प्रसिद्ध पहाड़। इस तरफ अगर कोशिश भी करते हैं कि मान लेते हैं पाकिस्तान के थ्रू, पाकिस्तान को दबाकर उसके थ्रू थल सेना इंटर करा लेना, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका कोई ईमान धर्म तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति मान लेते हैं अगर वो यहां सेना लेके इधर जाएंगे तो ये लूट का मरुस्थल कहलाता है। मैप में ध्यान से देखेंगे तो दस्ते लूट लिखा भी हुआ है। तो इस मरुस्थल में फंस जाएंगे और इन पहाड़ों, इन मरुस्थलों में वो सेना किसी काम की नहीं। फिर हम छापा मार अटैक करेंगे, अंदर तक आने ही नहीं देंगे और चारों तरफ से इनको घेर लेंगे। उसके बाद फिर हमारे हथियार काम आएंगे। लेकिन अगर उस स्थिति में ये बात तो तय है कि वैसे कि वायुसेना बहुत मजबूत, बड़े बड़े बम गिराना शुरू करेगी, बड़े बड़े शहर तबाह करना शुरू करेगी, तो क्या इतना क्षमता ईरान के पास है कि ईरान उसका उत्तर दे सके? अमेरिका ने एक जाल में तो ईरान को फंसा ही दिया है। आपको बड़ा अजीब लगेगा, अरब क्षेत्र का कोई देश ईरान के साथ नहीं खड़ा है। सब में अमेरिका के बेस बने हुए, सब में, और सब का प्रयोग करके वो ईरान पे अटैक कर रहा है। हर जगह से तेल ले रहा है, उसके एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं और बम गिरा रहे हैं। ईरान तबाह तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इतना तबाह हो जाएगा कि उसको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में दशकों, कई दशक का समय लग जाएगा। किसी देश को उभरने में बहुत बड़ा समय होता है। फिर उसी प्रकार से अरब जगत से कोई सपोर्ट इसको न मिल पाना, ये भी आश्चर्य की बात है। देखिए यहाँ बहुत ताकतवर है अमेरिका, यहाँ धर्म जैसी कोई चीज ईरान के साथ नहीं आ रही। भाई अरब जगत के भी सारे देश मुस्लिम हैं, यहाँ बटे शिया वर्सेस सुन्नी, असली चीज बस उतनी है
अमेरिका का इतना दबदबा कि आपने देखा होगा कि अरब के हर जगह देश पर 9 देशों पे ईरान अब तक मिसाइल दाग चुका है। अब उनसे भी कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ तो इजराइल वाला मुद्दा भी काम नहीं कर रहा है कि यहूदी इजराइल एक मुस्लिम देश पे अटैक कर रहा है, एकजुट हो जाओ, ये मुद्दा कोई काम नहीं आता। ये काम आता है कोई टुटपुंजिया टाइप का देश होता, ये मुद्दा काम आ जाता। बहुत ताकतवर है ना, अपने यहाँ पुरानी कहावत है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। इतना ताकतवर अमेरिका को उसके खिलाफ कोई मुद्दा काम नहीं आता। सारे अरब देश, सऊदी अरब से लेते हुए, यूएई से लेते हुए, कतर से लेते हुए, सब ईरान के खिलाफ अमेरिका को पूरी मदद दे रहे हैं। वहां अंदर क्या स्थितियां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं आ पा रही है। बस इतनी जानकारी आती कि अच्छी खासी तबाही हो रही है। अमेरिका अपने थल सैनिकों को वहां भेजने से अभी भी हिचक रहा है और न भेजेगा, लेकिन वायुसेना भी उसकी कोई कमजोर नहीं। लोग कह रहे हैं ईरान बस इतना कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये 37 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री पैसेज, दुनिया का 20% तेल यहीं से निकलता है, 20%। उस तेल की सप्लाई रुक गई है। ईरान ने वहां, भाई कौन लेके जाएगा ऐसी स्थिति में टैंकर, वहां कुछ साइबर अटैक का भी प्रयोग किया है, तो हजारों जहाज वहीं अगल बगल भटक गए। उसका सीधा नुकसान हमारे जैसे देशों को देखने को मिल रहा है। हमारे देश में तेल की कीमतें अब बढ़ेंगी, तेजी से बढ़ेंगी, पूरी दुनिया में संकट आएगा। वो बात अलग है कि किसी का जल्दी आ जाएगा, किसी का देर से आएगा। जैसे भी हमारे यहाँ बताया गया 25 से 45 दिन, कुछ स्रोत 25 दिन बता रहे हैं, कुछ स्रोत 45 दिन बता रहे हैं। इतने दिन तक का हमने ऑयल रिजर्व रख रखा है, किसी ने बहुत दिनों का नहीं रख रखा है। सबको थोड़ी बहुत आगे पीछे दिक्कत आएगी। 20% तेल की बात, उसी स्थिति में थोड़ी सी बात एक अजीब सी आई है कल कि वैसे इस सरकार ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है, तो बोल रही है कि मैंने भारत को 30 दिन की परमिशन दे दी है रसिया से तेल खरीद ली। उस परमिशन शब्द को लेके बवाल हो गया कि तुम परमिशन देने वाले कौन होते हो? भारत की सरकार भारत वाले चला रहे हैं कि तुम चला रहे हो? हमारा रुख ऐसे मुद्दों पे कोई निर्णायक नहीं हो पाता है। हमारा रुख निर्णायक छोड़िए, अब तक का बड़ा दयनीय रुख अभी तक तो समझ में आया है। कोई ये घटिया टाइप के न्यूज चैनल चाहे जितना फैला दें, फलनवा ने ढिकनवा से बात की और फलनवा से सब पूछ रहे हैं, वो वास्तव में रासो साहित्य है। रासो साहित्य समझते हैं? वो कमजोर कमजोर राजा 2-2, 400 सैनिक लेकर जाते थे, पिट के आ जाते थे, तो एक चारण पकड़ते थे, उसको 5 सोने के सिक्के देके अपना साहित्य लिखवाते थे। बिल्कुल वही स्थिति थी। तो हकीकत यही है कि हमारी इस मामले में कोई निर्णायक स्थिति नहीं। एक और घटना आई, हमने मिलन नाम से एक नेवी एक्सरसाइज किया था, तमाम देशों के लोग बुलाए थे, ईरान का भी एक शिप हमने बुलाया था। हमने उसको भेजा और जैसे वो श्रीलंका के पास पहुंचा, उसको यूएसए के एक टारपीडो ने उड़ा दिया। 100 से ज्यादा उस पर सैनिक थे, 80 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए। तो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारे वो गेस्ट थे, जब हमारे यहाँ आए तो उस स्थिति में अपने यहाँ जब तक सुरक्षित न पहुंच जाते तब तक हमारी एक जिम्मेदारी थी। और अमेरिका ने कोई लिहाज हमारा नहीं किया। तो लिहाज तो देखिए कहीं से कुछ नहीं कर रहा है, बावजूद उसके बड़ी असहनीय सी स्थिति बनी हुई है, कुछ समझ में नहीं आता है। इससे जो है स्टॉक एक्सचेंज लड़खड़ा गया है भारत का, अभी तो इंडस्ट्री और लड़खड़ाएगी, ऐसी तमाम चीजें और आएंगी। इसमें बस आपको याद रखना है, इसकी ज्योग्राफी को एक बार ध्यान से घर जाइएगा, ये सारे तटीय इलाके देखिएगा और सारे पर्वतों के नाम, इसके अगल बगल के सारे देशों के नाम जरूर देख लीजिएगा, किससे किससे बॉर्डर लगा हुआ है। ईरान एक जाल में तो फंस ही गया है। वो जाल ये है कि न चाहते हुए भी वो लगभग पूरे अरब जगत का शत्रु हो गया है। पूरा अरब जगत, एक सिंगल देश उसके साथ नहीं खड़ा। और दूसरी बड़ी कमी ये है, खुद उसके अपने
बड़े सहयोगी माने जाने वाले। कहा जाता था कि रसिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ईरान पर अगर कुछ हो जाएगा, लेकिन रसिया तो खुलकर अभी नहीं आया है। खुलकर आना तो दूर है, सिवाय मौखिक आलोचना के उसने कुछ भी नहीं किया है। तो ये सब चीजें नजर में रखिएगा, चीजें देखते रहिए।